हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, अब हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में पहुंच गए। यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उसके कुछ महीने बाद यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि वॉलेटिलिटी भी मार्केट में बढ़ रही है। ये काफ़ी स्पेशल सिचुएशन बाज़ार में बन रही है और स्पेशल सिचुएशंस से अपॉर्चुनिटीज़ निकालने के लिए, पैसे बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी भी स्पेशल होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ काफ़ी स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पारस माटलिया जी। पारस जी के साथ हमने आगे भी बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस किए हैं और आज हम इनके साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी पे बात करने के लिए। पारस चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सैमको म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है। पारस स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी पैशनेट है और स्टॉक मार्केट्स की बुक्स पढ़ना भी उन्हें काफ़ी पसंद है। चलिए स्वागत करते हैं पारस माटलिया जी का। पारस, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। Thank you, Apurva ji. It's a pleasure always. So thank you for having me. पारस, ये काफ़ी एक हम यूनिक सिचुएशन में बाज़ार आज की तारीख में है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा था वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है और जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट्स नज़दीक आ रहे हैं, डेट नज़दीक आ रही है, वैसे बाज़ार में थोड़ा एक नर्वसनेस भी बढ़ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी सब सिचुएशंस में से कैसे मोती निकाल के लाती है? एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही स्टॉर्म वाला एक सिनेरियो जैसा बन रहा है और वैसे सिनेरियो में कैसे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे? आपने बहुत सही कहा है कि मार्केट आज जो है, स्पेशली इंडियन मार्केट जो है, वो एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में खड़ी है कि जहाँ पे इलेक्शंस पूरी कंट्री में चल रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट्स है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा डाउट नहीं है कि शायद इनकम्बेंट गवर्नमेंट आएगी नहीं, बट जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ तक हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ऐसा मान लिया है कि 370, 380, 400 सीट्स इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ से मिलना थोड़ा मार्केट्स के लिए मुश्किल है और उसी कारण से ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो यही सिचुएशंस है जो मार्केट को, मतलब जनरली इसे हम ट्रिगर्स कहते हैं जनरली, कि ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के लिए खड़े करती है कि जहाँ पे हम मार्केट्स का फायदा उठा सके, मार्केट्स में जो पैसा हम लगाते हैं उससे हम थोड़ा बेटर अल्फा कमा सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट हमें बार बार देता है और इन्हीं सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए भी हमने एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी बनाई है जहाँ पे हम इस तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सके। श्योर, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी आपने बनाई है और जो आगे जो मार्केट सिनारियो रहने वाला है उसमें से एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आप इस स्ट्रैटेजी की मदद से ढूंढ पाओगे। सो आई एम एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अस। थैंक यू अपूर्व जी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि आज हम प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। विल ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पे मैं कई सारे सवाल पूछूंगा आपसे। तो प्लीज़ हेल्प मी आंसर दोस क्वेश्चंस एंड होपफुली ये सारे सवाल और जवाब जो है आपकी ऑडियंस के लिए काफ़ी वैल्यू एडिशन कर पाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ पे ये आंसर दूं। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। विशेष सर जी। सो पावरिंग द पोर्टफोलियो थ्रू स्पेशल अपॉर्चुनिटीज। तो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या है वो जानेंगे, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का ओरिजिन कहाँ से है वो जानेंगे। फिर हमने क्या किया है, हमने एक जो हमारी स्ट्रैटेजी बनाई है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए, उस स्ट्रैटेजी के हर एक हिस्से को जानेंगे। जहाँ पे हमने केस स्टडीज बनाई है बहुत सारी कि कुछ तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज थी जो पहले प्ले आउट हो गई है, आज कहाँ प्ले आउट हो रही है। हम बहुत सारे स्टॉक्स के नाम लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन प्लीज ये सारे जो नाम हैं वो सारे इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। इनमें से कोई भी जो स्टॉक का नाम है वो रिकमेंडेशन नहीं है और इसमें से
कई सारे स्टॉक्स जो है वो हमारे फंड्स में भी हम लेते हैं या बेचते हैं। सो प्लीज़ जो सारे स्टॉक्स के हम एग्जांपल लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं। अगर हम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो उसका हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आई तो कहाँ से आई। तो हमारे जो वर्ल्ड के वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर्स है, वो उनके इनिशियल डेज में जो है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज कर सकते थे। तो जो हम कहते हैं, अगर हम ये सवाल का आंसर दें कि हु इज़ द ओजी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर, तो हमने ऐसा बहुत बार जाना है कि वॉरेन बफेट जी जो है वो उनके इनिशियल डेज में जो है बहुत अच्छा रिटर्न, मतलब बहुत हाई रिटर्न कमा रहे थे। तो उन्होंने उनके 1963 के लेटर में जो है दो तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मेंशन किए जो वो फॉलो करते थे। जहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मेंशन की है, वो है अंडर वैल्यूड जनरल्स। जहाँ पे वो ऐसी कंपनीज को लेते थे जहाँ पे वो बहुत अंडर वैल्यूड होते थे, जहाँ पे उनका टर्न अराउंड करने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आता था, जहाँ पे वो कोटेल राइडिंग करते थे उन इन्वेस्टर्स के पीछे पीछे। और दूसरा था वर्कआउट्स की, जहाँ पे किसी ना किसी तरह की कॉर्पोरेट एक्शन चल रही हो, चाहे वो डीमर्जर हो, स्पिन ऑफ हो, या कोई किसी केस का रिजल्ट आने वाला हो, ड्रग का अप्रूवल आने वाला हो, तो आने के बाद जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट शेयर में दिखता था उसका वो फायदा उठाते थे। तो ये उनके लेटर का एक्सट्रैक्ट है जहाँ पे उन्होंने 6 साल का रिटर्न दिया है, जहाँ पे 6 में से 3 साल में डाउ ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट जो पार्टनरशिप का रिजल्ट था, वॉरेन बफेट जी का पार्टनरशिप का रिजल्ट था, उसमें हर साल में पॉजिटिव रिटर्न मिला है उनको। एंड जो है उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से बीट किया था यही स्ट्रैटेजीज को यूज करके। तो आइए समझते हैं कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या है। जनरली जब भी हम ये दो वर्ड सुनते हैं तभी हमारे दिमाग में बहुत लिमिटेड चीजें आती है, जैसे कि डीमर्जर हो गया, आपका मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, बायबैक्स हो गया, राइट्स इश्यूज हो गया। लेकिन इन सारी जो अपॉर्चुनिटीज है, ये सारे जो इवेंट्स है, उनसे क्या होता है जनरली कि कंपनी की अर्निंग्स में बहुत बड़ा फर्क आता है, कंपनी की दिशा में बहुत बड़ा फर्क फर्क आता है। तो हमने वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमने सोचा कि ऐसी और कौन सी इवेंट्स हो सकती है जिनके कारण जो है आपको यही सारे चेंजेस किसी बिजनेस में देखने मिले, जैसे कि उनके मार्जिन्स बढ़ जाए, उनकी रेवेन्यूज बढ़ जाए, उनके कॉस्ट कम हो जाए, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाए। तो हमने देखा कि ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे अगर बिजनेसेस जो है इन ये सारी चीजें करती है तो उनकी ये जो प्रॉफिट्स है, मार्जिन्स है, वो बढ़ जाती है। सो स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कैपिटलाइजिंग ऑन यूनिक इवेंट्स और circumstances that can impact the value of a stock or asset। तो आज अगर हम मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा यही ध्येय होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो एक अच्छे समय में हम बना सके। तो ये सारे जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हम सारे केस स्टडी के रूप में डिस्कस करेंगे। एंड जो ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना है उसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि स्पेशल सिचुएशंस यूजुअली ऐसे होते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। जनरली अपूर्वा जी, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टॉक्स जो है वो 6 8 10 साल चलते नहीं है, फिर सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट तुरंत आ जाता है और उनका जो लॉन्ग टर्म एनुअलाइज रिटर्न होता है वो सुधर जाता है। मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो रिलायंस है, आईटीसी है, जो कई सालों तक चले नहीं थे, लेकिन फिर उसमें कुछ चेंजेस आए तो जो है वो स्टॉक जो है बहुत तेजी से अच्छा रिटर्न कम समय में उन्होंने दिया। तो अगर हम रिलायंस का एग्जांपल ले तो ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट जो है 8 साल जो है शेयर प्राइस कहीं नहीं गया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव देखने मिलता है। तो क्यों देखने मिलता है? क्योंकि उनमें वर्ल्ड के जो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो वो एक इंडिकेशन था कि यहाँ से जो है कंपनी कुछ बहुत बेटर, कुछ अच्छा अलग कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट के रूप में रिलायंस के लिए काम किया, जहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट रिलायंस की शेयर प्राइस में हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो इसी तरह की अलग अलग जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है उन्हें कैप्चर करने के लिए हमने एक डिस्ट्रप्शन स्ट्रैटेजी बनाई है। तो डिस्ट्रप्शन जो है वो एक एनाग्राम है कि ये हर एक लेटर एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी डिनोट करता है। सो फॉर एग्जांपल, डिसरप्शन का जो डी है वो डिजिटलाइजेशन है, आई है वो इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग है। ऐसे ही सारे जो लेटर्स है उनका हम मीनिंग समझेंगे कि ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। उनके एक प्रीवियस पास्ट एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी प्ले आउट हो गई है, और आज ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी कहाँ प्ले आउट हो रही है वो भी समझेंगे।
तो अपूर्व जी, लेट्स स्टार्ट। श्योर। केस स्टडीज से हम शुरू करते हैं। तो पहला है डिजिटलाइजेशन ट्रेंड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस में हम जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर आज हमें कुछ भी किसी से बात करनी हो, किसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हो, तो हम आज बहुत इजीली जो है मैसेजिंग एप्स जो है उनसे हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 15 साल पहले जाए, 20 साल पहले जाए, तो बहुत लोगों के पास ये एक्सेस नहीं था, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो आज बिजनेसेस को जो है उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में, उनके सीआरएम में, उनके जो बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत एफिशिएंसी उन्होंने जनरेट की है। कि जहाँ पे किसी चीज़ को करने के लिए 50-60 आदमी लगते थे, आज वही सेम चीज़ करने के लिए 5 लोग, 10 लोग लगते हैं। जहाँ पे हम मैन्युअली अगर हम हमारे क्लाइंट्स को सर्विस देते थे, तो वहाँ पे आज अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सर्विस देते हैं तो जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, कि जहाँ पे हम हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन ट्रेंड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक बिजनेस उनके कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली घटा सकता है, रेवेन्यूज को बहुत अच्छे से स्केल कर सकता है, और साथ साथ में जो उनका ग्रोथ है वो एक हायर मार्जिन पे बढ़ने का चांस होता है। सो एक अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें तो प्रीवियस एग्जांपल में बजाज फाइनेंस है, जहाँ पे 2007-8 में मिस्टर राजीव जैन है, उन्होंने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीयरहेड किया, जहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है डिजिटली लोन्स देने लगा, डिजिटल प्रोसेसेस करने लगा, जहाँ पे उन्होंने पूरा उनका ऑपरेशंस भी इंटीग्रेट किया, and which led to better growth, far better growth than the industry, and which is also reflected in the share price. तो अगर हम देखें कि आज अगर ये सेम चीज कहाँ हो रही है, तो हम पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे तो एंजल वन में ये केस बन रहा है, जहाँ पे एंजल वन में 2015 के पहले तक कंप्लीटली फिजिकल मॉडल था, जहाँ पे वो 180 प्लस ब्रांचेस के थ्रू काम करते थे। फिर धीरे धीरे डिजिटल होने लगे, 2019 ऑनवर्ड्स उन्होंने 0 ब्रांचेस कर दिए, फ्लैट प्राइसिंग पे चले गए। सो एंजल वन इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री जिन्होंने खुद को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है टू बिकम अ न्यू एज ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स वो इंडस्ट्री में आज खड़े हैं। एंड ऑब्वियसली जो है उनके शेयर प्राइस में भी ये रिफ्लेक्ट हुआ है, जहाँ पे एंजल वन का जो शेयर प्राइस है उन्होंने काफी डिसेंट रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। अगर हम दूसरे स्पेशल अपॉर्चुनिटी में जाए, विच इज डिसरप्शन का आई, तो है इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अपूर्व जी, आप भी बहुत रिसर्च करते हैं, आपकी टीम भी बहुत रिसर्च करती है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च क्या होता है आपके लिए? कंपनी की अर्निंग्स होती है, और सो विच इज़ मेनली फंडामेंटल साइड पे अर्निंग्स, और अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट वगैरह हो जाते हैं। बराबर है सर। तो क्या आपका टीम कौन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ता है? हम्म। तो कौन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स इज बेसिकली कि हम प्रमोटर्स से सुन रहे हैं कि उनका बिजनेस कैसा कर रहा है, उनका बिजनेस आगे कैसा करेगा। एंड जनरली जब जब भी आप देखोगे तो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो प्रमोटर के पास होती है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रीवियस मोमेंटम के टाइम पे भी कॉन्वर्जेशन हुआ था, कि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जिसको सबसे पहले बिजनेस के बारे में पता चलेंगे, वो यूजुअली प्रमोटर्स होते हैं। सेकेंड लेवल जनरली उनके एम्प्लॉयज, उनके स्टेक होल्डर्स यानी सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उन्हें पता चलेगा। थर्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता चलेगा, एंड आखिरी में जनरली रिटेल को पता चलेगा। दिस इज यूजुअली द फ्लो ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन गोस थ्रू। तो जो ये सेकेंड सिचुएशन है इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग, वो इस चीज को फॉलो करती है कि कौन सी कंपनी के प्रमोटर ने उनकी कंपनी के शेयर्स मार्केट से खरीदे। दिस इज जनरली अ वेरी वेरी बिग इंडिकेशन, जहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं इसके, कि या तो उन्हें उनकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता लग रहा है, या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उनके बिजनेस में या उनके इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला आता है। एंड जनरली जब प्रमोटर्स खुद शेयर्स खरीदते हैं या कंपनी बायबैक्स करती है, तो ये स्पेशल सिचुएशन प्ले आउट होती है, एंड जनरली जो है शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो उसका अगर हम एक प्रीवियस एग्जांपल देखें तो टाटा मोटर्स एक एग्जांपल है। टाटा मोटर्स में 2019-20 में प्रमोटर्स ने एज वेल एज मिस्टर एन चंद्रा ने जो है, जो उनके केएमपी है, उन्होंने पर्सनल अकाउंट में शेयर्स खरीदे थे।
एंड उसके बाद हिस्ट्री इज हिस्ट्री की जो टाटा मोटर्स है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उनका बिजनेस ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ पे उन्होंने उनकी जो कार्स का पूरा डिज़ाइन है वो चेंज किया है। जबकि मतलब जहाँ हम जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो हमें ये जानने मिलता है कि टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं पहले इतनी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती थी, जनरली टैक्सीज के लिए यूज़ होती थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनकी पर्सनल यूज़ के लिए टाटा की गाड़ियाँ लेते थे। बट लास्ट 4-5 years हैव बीन अ गेम चेंजर फॉर टाटा मोटर्स की, जहाँ पे दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर। एंड स्पेशली आज के समय में जो है ईवी स्पेस में जो है उन्होंने उनका डोमिनेंस क्रिएट किया है। एंड अगेन फंडामेंटल्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट एज वेल एज द शेयर प्राइस। तो 2019-20 में ये बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि प्रमोटर्स शेयर्स बाई कर रहे हैं, उनके जो चेयरमैन है वो शेयर बाई कर रहे हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कुछ बिजनेस में शिफ्ट या चेंज आने वाला था, विच वॉज क्वाइट एविडेंट। एक और एग्जांपल है टाटा ग्रुप का ही है कि सेम इन्हीं दो एंटिटीज ने टाटा पावर में भी जो है स्टेक खरीदा था। एंड बिकॉज ऑफ द टेलविंड इन द पावर सेक्टर, आप देखेंगे तो सारे ही पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स है, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है, वो काफी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आल्सो टाटा पावर हैज डन वेल। अगर हम देखें कि आज ये सिचुएशन कहाँ प्ले आउट हो रही है, तो सिमिलर सिचुएशन प्ले आउट हो रही है पूनावाला फिनकॉर्प में, जो प्रीवियसली मैग्ना फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता था। तो जब पूनावाला ग्रुप ने मैग्ना फिनकॉर्प में 60% स्टेक अक्वायर किया तो उस दिन एक बहुत शार्प जो है अपमूव आया। तो जनरली मैं ऐसा पूछता हूँ कि क्या अगर हम आज समझो कि आपका, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, समझो किसी का क्रेडिट स्कोर 800+ है, तो अगर उनको पर्सनल लोन लेनी होगी तो कितने परसेंटेज में लोन मिलेगी, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? पर्सनल लोन लोएस्ट कुड बी अराउंड 12-12.5%, राइट? हम्म। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर समझो 700 से नीचे है या 600 से नीचे है, तो उनको फिर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगी? 18%, 15%, 20% के आसपास। Very gracious. So it is usually north of 24%. So same is with corporates also, कि जहाँ पे किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का जो नेटवर्थ है काफी अच्छा है, उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, उनकी बिजनेसेस काफी स्टेबल है, तो उन्हें एक लोअर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मिलता है। एंड जब किसी बिजनेस का कंसिस्टेंसी नहीं होता है कैश फ्लोज का, या जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छा नहीं होता है, या प्रमोटर्स का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो स्ट्रांग नहीं होता है, तो उन्हें जनरली एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है। तो जब मैग्ना फिनकॉर्प वाज अक्वायर्ड बाय पूनावाला ग्रुप, तो उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5% से गिरा, क्योंकि पूनावाला ग्रुप का जो नेटवर्थ है, पूनावाला ग्रुप का जो पेरेंटेज है, उसके कारण जो है उनका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट गिरा एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। उसके बाद भी जो है बिजनेस में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, केएमपीज को भी चेंज किया गया है। एंड द promoters आर कंटिन्यूअसली बाइंग, वेरी रेगुलरली बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इन अ फ्रीक्वेंट मैनर। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 200-250 करोड़ का जो एवरी टाइम बाइंग आता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि वो बहुत सारे चेंजेस तो कर ही रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट काफी गिर गिर चुका है। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ से जो है कंपनी या बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सिमिलर अदानी पावर में भी हुआ है कि जहाँ पे रिसेंटली जो है प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो शेयर्स है वो मार्केट से बाई किया है, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि यहाँ से जो है कंपनी एक अच्छा फंडामेंटल्स वाइज एज वेल एज शेयर प्राइस परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट है सो पारस जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। बहुत बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि प्रमोटर्स जो कंपनी के शेयर्स वगैरह बाई करते हैं वो सिर्फ मार्केट को मिसगाइड करने के लिए भी बाई करते हैं, कि जस्ट टू सपोर्ट द प्राइजेज। एक्चुअल जो कंपनी में जो फंडामेंटल्स है या बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा होता है, लेकिन बिकॉज देयर सो मच ऑफ नेगेटिविटी इन द मार्केट्स रिलेटेड टू द स्टॉक, प्रमोटर्स है वो बाई करते। तो हाउ शुड इन्वेस्टर्स लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? तो जनरली अपूर्व जी ऐसा होता है कि मार्केट्स आर वेरी स्मार्ट। मतलब अगर जब इंटेंट अगर किसी प्रमोटर का वैसा होता है टू गिव सपोर्ट टू द प्राइस, तो जनरली मार्केट में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उन्हें तो ये चीज समझ जाती है। प्लस जो प्रमोटर्स का नेचर है, प्रमोटर्स का हिस्ट्री है, वो भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उन्हें पता है कि ये जो अगर प्रमोटर है तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ
बाइंग द शेयर फ्रॉम द मार्केट, वो काफी हद तक जो है स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होता है। तो दे आर एबल टू डिफरेंशिएट कि क्या ये जो किया जा रहा है वो प्राइस को सपोर्ट देने के लिए किया जा रहा है, या उनको एक्चुअली कुछ लगता है कि बिजनेस या इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो सकता है जनरली। एंड जब प्रमोटर्स, जो अच्छे प्रमोटर्स होते हैं, जब वो पैसा डालते हैं उनके बिजनेस में, तो वो जनरली एक लॉन्ग टर्म पैसा डालते हैं, वो ऐसा ट्रेडिंग के लिए खुद के बिजनेस में पैसा नहीं डालते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि यहाँ से जो वेल्थ क्रिएशन है वो शायद अच्छी हो सकती है, इफ द इंटेंट ऑफ प्रमोटर इज टू इंक्रीज हिज स्टेक एंड नॉट जस्ट टू सपोर्ट प्राइस। द नेक्स्ट स्पेशल अपॉर्चुनिटी इज स्पिन ऑफ्स एंड कॉर्पोरेट एक्शंस। जनरली अगर हम स्पिन ऑफ्स का बात करें तो मतलब जनरली आप क्या करते हो कि एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से निकालते हो और एक अलग लिस्टेड एंटिटी क्रिएट करते हो। तो अगर इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल समझना हो तो आपसे एक सवाल है कि क्या हम क्लास 1 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक क्लास में रख के पढ़ाएंगे तो क्या वो अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं, नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? दोनों का जो लेवल है वो काफ़ी अलग है, जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है दैट इज़ डिफरेंट करेक्ट, स्टडीज़ लेवल का। अलग है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, सिलेबस अलग है। जनरली सिमिलर चीज मार्केट्स में भी होती है कि जब आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस को एक फंडामेंटली खराब बिजनेस के साथ एक कंपनी के अंदर रखते हो, तो हमारे मार्केट्स में कहा जाता है कि एक अच्छे और खराब कंपनी को साथ में रखेंगे तो वो कंबाइंड एंटिटी को जनरली एक खराब कंपनी का ही वैल्यूएशन मिलता है। नाउ अच्छा एंड खराब इज डिफाइंड बाय फंडामेंटल्स, डिफाइंड बाय मार्जिन्स, डिफाइंड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जनरली जब आप इन दोनों को अलग कर दोगे तो इसीलिए स्पिन ऑफ्स को वैल्यू अनलॉकिंग भी कहा जाता है, कि जहाँ पे एक अच्छे बिजनेस को फिर उसका ट्रू पोटेंशियल मल्टीपल, जो हम पी मल्टीपल बोलते हैं, वो असाइन होता है। एंड खराब बिजनेस तो ऑलमोस्ट खराब मल्टीपल पे ही ट्रेड करते हैं। तो यूजुअली ये स्पिन ऑफ्स होने के बाद इन्वेस्टर्स को जो है काफी क्लैरिटी मिलती है कि प्रमोटर्स का फोकस कहाँ है, कैसे है, एंड किस तरह का बिजनेस कौन सी एंटिटी में है। तो जब भी इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलती है तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको पी मल्टीपल पे भी देखने मिलता है। तो एक एग्जांपल जो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है कि जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस में से बाहर आया, तो वो काफी अच्छा कर रहा है, इवन दो बिजनेस बहुत सारा अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बट इन्वेस्टर्स गॉट क्लैरिटी कि जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो यहाँ पे होगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू डू वेल। एंड आप देखेंगे तो रिलायंस के कंपैरिजन में जो है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम देखें, एक और पास्ट एग्जांपल है आरती इंडस्ट्रीज का, कि आरती इंडस्ट्रीज में से जो है तीन और एंटिटीज बाहर निकलती है, विच इज आरती ड्रग्स, आरती सर्फैक्टेंट्स एंड आरती फार्म लैब्स। तो आरती इंडस्ट्रीज का जो कंबाइंड बिजनेस था उसमें से जो हायर मार्जिन बिजनेस था, स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस था, वो आरती फार्म लैब्स में शिफ्ट होता है। एंड क्लियरली जो आप देखेंगे तो आरती फार्म लैब्स इज आउट परफॉर्मिंग आरती इंडस्ट्रीज, वेयर आरती इंडस्ट्रीज अगेन डील्स इन कमोडिटी केमिकल लाइक बेंजीन, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन आरती इंडस्ट्रीज का है। लेकिन एक अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस जो है वो आरती इंडस्ट्रीज में से निकलता है, तो इट स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग द पेरेंट कंपनी विच इज आरती इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें कि आज ये सिमिलर चीज कहाँ प्ले आउट हो रही है, तो वेदांता ने अनाउंस किया है कि जो उनकी कंपनीज है वो 6 कंपनी में, जो उनकी वेदांता लिमिटेड है वो 6 कंपनीज में डिवाइड होगी, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दे डू, लाइक ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, बेस मेटल, स्टील, फेरस मेटल्स एंड वेदांता पावर। तो अगेन यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स को काफी क्लैरिटी मिलेंगी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो बिजनेस का जैसा फंडामेंटल्स होंगे उस हिसाब से उनको वैल्यूएशन मिलेगा, एंड देयर वुड बी सम काइंड ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग दैट वी कैन सी इन द ग्रुप। अगर आपने ये चीज भी नोटिस किया होगा तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने बहुत रिसेंटली आफ्टर दिस अनाउंसमेंट बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है शेयर प्राइस के लिए, प्लस एक आउटलुक भी, जो उनका पहले अंडरवेट था या सेल था या होल्ड था, तो वो बाय या ओवरवेट पे उन्होंने शिफ्ट किया है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, जो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। वन मोर एग्जांपल इज टाटा मोटर्स अप्रूविंग डीमर्जिंग देयर कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेसेस। तो जनरली अपूर्व जी, हमने देखा है कि मतलब जब हम दो बिजनेसेस को अलग करते हैं तो जो एक हायर मार्जिन बिजनेस होगा, जो उसको एक बेटर मल्टीपल मिलेगा। तो अगर हम जब गाड़ी लेने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम समझो हम 5 लाख का बजट लेके जाते हैं कि हम 5 लाख की गाड़ी लेंगे, तो क्या हम 5 लाख की गाड़ी लेके आ जाते हैं या कुछ अलग होता है?
ये जो भी हाई टिकट परचेजेस होते हैं उसमें हम जनरली जितना बजट होता है उससे ज़्यादा ही स्पेंड करके आते हैं। ओके। सो कार हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, फ्लैट लेने गए तो उसमें भी वैसा ही होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं मतलब आई विल नाउ चेंज द क्वेश्चन अ बिट कि अगर हम फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए लेने जा रहे हैं तो क्या वो बजट हिलेगा या क्या होगा? शायद लोअर बजट वाला ज़्यादा, द बजट जो लेके गए उससे कम में ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे। राइट। तो जनरली ऐसा होता है कि जब हम मतलब अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स का बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में का जो इंटेंट है लेने का वो है सिर्फ यूटिलिटी कि हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। लेकिन अगर हम कार की बात करें जो हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं जनरली, जो पैसेंजर व्हीकल्स है, तो वहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। वन इज यूटिलिटी कि हमें कहीं जाना है, एंड सेकेंड इज स्टेटस, और सेकेंड इज इमोशंस बेसिकली। कि जहाँ पे हम एक बजट बना के जाते हैं तो हम थोड़ा उससे ओवरशूट होके ही आते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो रीजन कि जहाँ पे आप देखेंगे कि एक जहाँ पे भी प्रीमियमाइजेशन होता है बेस्ड ऑन इमोशंस तो वहाँ पे मार्जिन्स हाई होते हैं। यानी अगर हम टेलीकॉम सेक्टर भी देखें, यानी फोन मैन्युफैक्चरर्स देखें, तो आज आईफोन का अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग वुड नॉट बी मोर देन $100, बट इट सेल्स फॉर मोर देन $700-800। तो जहाँ पे भी एक स्टेटस सिंबल आता है या जहाँ पे भी एक प्रीमियमाइजेशन का फैक्टर होता है बेस्ड ऑन इमोशंस, तो वहाँ पे मार्जिन्स जनरली इंप्रूव। एंड जब भी मार्जिन्स इंप्रूव होती है तो बिजनेस गेट्स रिचली वैल्यूड एंड शेयर प्राइस अच्छा चलता है। तो अगेन यहाँ पे भी वो वैल्यू अनलॉकिंग होने का चांस है कि जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री बाइट सेल्फ सिक्लिकल है लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स रिलेटिवली कम सिक्लिकल होती है कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड ट्रिगर फॉर valuations becoming true to their own nature of the business. नेक्स्ट है रिफॉर्म बेस्ड स्ट्रैटेजी। अपूर्व जी, आई वुड नीड योर हेल्प टू नो कि पिछले 2-3 सालों में कौन से सेक्टर्स ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर रिफॉर्म से अगर बात करें तो आई थिंक नहीं, मतलब आप सिर्फ मुझे मतलब आप भूल जाओ कि हम रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे डिफेंस इतना बताओ कि डिफेंस इज समथिंग विच हैज़ गिवन, डिफेंस एज एन इंडस्ट्री हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। राइट। रेलवेज, जो भी गवर्नमेंट पीएसयू रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, रिसेंट 1 या 2 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पीएसयूज ने दिए हैं। सही बात है। तो मतलब हम जो भी सेक्टर्स देखे जो पिछले 2-3 साल में अच्छे चले हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो जैसे आपने कहा रेलवेज हो, डिफेंस हो, पीएसयू बैंक्स हो, पीएससीज हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से बढ़े हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से बढ़े हैं। तो आज के समय में वी आर एज अ कंट्री वी आर सिटिंग इन अ वेरी वेरी स्पेशल सिचुएशन कि जहाँ पे अ स्टेबल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कैटलिस्ट है कि जहाँ पे एक जो डेवलपमेंट कंट्री का चल रहा है या जो भी विजन, जो भी प्लान गवर्नमेंट बनाई है, तो वो उनको एक बहुत लंबा और अच्छा पीरियड मिल रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत मतलब जनरली इट डज नॉट मैटर कि कौन सी पार्टी है, कौन सा ये है, बट व्हाट मैटर्स इज कि उनको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम मिल रहा है और वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। So because of that, a lot of companies which are affected by government policies or affected by government capex have done really really well in last 2-3 years. एक और मतलब आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने ऐसा न्यूज़ आर्टिकल सुना है या कहीं से लोगों से सुना है कि लोग सुबह 4-4 5-5 बजे उठ के लंबी लाइन लगा के फ्लैट्स खरीद रहे हैं? हाँ, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। तो एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ऐसे फ्लैट्स जो अब तक जिनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है या अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, यस। would it be possible 5-7 years ago? नो, नॉट रियली। तो क्या चेंज आया इंडस्ट्री में? आई थिंक एक तो लोगों के पास पैसे आ गए हैं, बिकॉज द मार्केट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड, सो आई थिंक लॉट ऑफ बिल्डर्स ऑल्सो अग्री के स्टॉक मार्केट में लोगों ने जो प्रॉफिट्स बनाए हैं तो उसी से ये फ्यूल, उनके बिजनेस को एक फ्यूल मिल रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही है तो एक रहने की डिमांड बढ़ रही है, रहने के लिए घरों की डिमांड बढ़ रही है। प्लस देर इज़ ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन इन रियल एस्टेट हैपनिंग विच इज़ हैपनिंग नाउ।
तो ये सारी रीजंस की वजह से रियल एस्टेट में भी एक बूम आया है। बहुत सही बात है। बट मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2021 में घर खरीदा। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि यू कैन बाय हाउस एनीवेयर यू वांट, देयर आर नो कंडीशंस एक्सेप्ट फॉर वन, कि वो फ्लैट जो है उसमें लॉक इन की होना चाहिए। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि पूरा फ्लैट बन गया है, दरवाजा भी लग गया है, लेकिन ताला और चाबी नहीं है, तो यू डोंट बाई इट। रीजन बीइंग कि पहले ऐसा होता था कि लोग जब भी घर घर लेते हैं तो बहुत बड़ा उनके नेटवर्थ का पार्ट जो है वो घर में वो पोर इन कर देते थे, बट उसके बावजूद जो है लोगों को पोजेशन नहीं मिलता था 5 5 10 10 15 15 सालों के लिए। तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो है रेरा है, जिसके कारण जो है लोगों ने अभी लोगों को गारंटी जैसा है कि उन्हें कभी ना मतलब विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स उनको उनका फ्लैट जो है पोजेशन मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट बहुत लोग जो है वो बहुत इजीली जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स ले रहे हैं, और उसके कारण जो है काफी सर्कुलेशन भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जिसके कारण जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी चलने लगा है। जो आपने कारण बोले उसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। उसी तरह एक और एग्जांपल है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था जिसके कारण वो सेक्टर चला है, विच इज पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स का इशू ये था कि वो लोन्स दे देते थे लेकिन रिकवरी नहीं कर पाते थे। बट आईबीसी के आने के बाद अ लॉट ऑफ प्रोमोटर्स, अ लॉट ऑफ कंपनीज जो डेट लेते हैं वो ट्राई करते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में नहीं जाए, बिकॉज वहाँ पे वो उनकी कंपनी का पूरा कंट्रोल लूज कर जाते हैं। सो यहाँ पे जो है रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है कंपनीज का, बैंक्स का, एंड उसके कारण जो है पीएसयू बैंक्स में पहले एनपीए का क्लियरेंस हुआ, फिर कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, एंड आगे की लोन्स के लिए जो है उनको सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी का टूल मिला, जिसके कारण जो है ये सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल है जैसे कि आपने कहा डिफेंस, तो डिफेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन लास्ट वन वन एंड हाफ ईयर। तो यही है कि यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फोकस है, एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि जहाँ पे हम पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे डिफेंस, आज हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस एज अ कंट्री, एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके कारण जो है डिफेंस में बहुत बड़ा हमें मूवमेंट दिख रहा है कि हम इंडिया में आज मैन्युफैक्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच द एंटायर सेक्टर इज डूइंग वेरी वेरी वेल। अगला एक और सेक्टर जो है वो है पावर एनर्जी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, की जहाँ पे जो है लोग आज सोलर पैनल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके घरों में, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जहाँ पे लोगों के पास इंडिपेंडेंट घर है या बंगलोज जैसे घर है, जहाँ पे वो बहुत इजीली उनके टेरेस पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत क्लियर टारगेट दिया है कि 10 मिलियन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होना चाहिए थ्रू फाइनेंसिंग फ्रॉम आरईसी एंड पीएफसी। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो बहुत अच्छा कर रही है, इंक्लूडिंग आरईसी पीएफसी जो इन्हें फाइनेंस करने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रही है, with again the intention to reduce import dependence on crude oil, reduce dependence on fossil fuels। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमें गवर्नमेंट की ओर से देखने मिल रहा है, जिसके कारण जो है इस सेक्टर में काफी अच्छा मूवमेंट है, और इस सेक्टर में जो है बहुत बड़ा एक रोडवेज फॉर ग्रोथ दिख रहा है। अगला है अंडर वैल्यूड होल्ड को स्ट्रैटेजी, कि जहाँ पे जो हमारे कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो दूसरी लिस्टेड कंपनीज को होल्ड करती है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि कंपनी ए है, वो कंपनी बी, सी और डी को होल्ड करती है। तो ये बी, सी और डी का जो टोटल मार्केट कैप है वो समझो 100 रुपीज है। तो होल्डिंग कंपनी को जनरली जो है 40 से 75 80 का ही वैल्यूएशन मिलता है। तो जो ये गैप होता है बिटवीन द 100 का वैल्यूएशन नीचे का एंड ऊपर का 70 है फॉर एग्जांपल, तो 30 का जो गैप है उसे हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं। बट ये जो डिस्काउंट है वो स्टैटिक नहीं रहता है, वो मूव होते रहता है, क्योंकि नीचे की कंपनीज अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, होल्डिंग कंपनी अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो होल्डिंग कंपनी तो उसकी वैल्यू नीचे की कंपनी से डिराइव कर रही है। सो आइडियली तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो गई, जहां से एक्सपेक्टेशन बनता है कि द होल्डिंग कंपनी विल डू रिलेटिवली वेल देन द सब्सिडरी कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड।
एंड वाइसा वर्सा, कि जहाँ पे होल्डिंग कंपनी अगर चल जाती है, नीचे की कंपनीज नहीं चलती है, तो बोथ हैव टू कन्वर्ज, एंड एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि द होल्डिंग कंपनी विल अंडर परफॉर्म नाउ। तो उसका अगर हम एक प्रीवियस एग्जांपल देखें, तो चोला ग्रुप का एग्जांपल है कि जहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रैल 2023 में होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो था वो मैक्सिमम था, यानी होल्डिंग कंपनी चली नहीं थी, लेकिन चोला चोला फाइनेंस थी वो अच्छे से चली थी। एंड फिर यहाँ से ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब अगर इतने टाइम से जो चोला होल्डिंग है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो देर विल कम अ पॉइंट इन टाइम कि जहाँ पे चोला फाइनेंस विल अंडर परफॉर्म द होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है वो वापस अभी कम होने लगेगा। तो अगर आप देखेंगे तो चोला होल्डिंग ने आफ्टर दैट आउट परफॉर्म किया है चोला फाइनेंस को बाय ऑलमोस्ट डबल द रिटर्न्स। तो ये भी एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में कि जहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी और उनके सब्सिडरीज में बहुत बड़ा अगर वैल्यूएशन का गैप हो जाए, तो यहाँ से एक रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, विच ऑल्सो वी कैन एक्सप्लॉइट। अगर हम देखें कि आज ये कहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, तो गोदरेज ग्रुप में प्ले आउट हो रहा है कि जहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्रीज में होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है वो 14 ईयर लोस पे बैठा है, कि जहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिवर्स होगा, एंड जो होल्डिंग कंपनी है विच विल स्टार्ट डूइंग बेटर। तो ये थे पारस माटलिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ से कैसे आप पैसे बना सकते हो इसके बारे में बात की, और उसमें हमने डिस्रप्शन मॉडल जो है उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और जो डिस्रप्शन मॉडल के जो बचे हुए ये स्ट्रैटेजीज़ है या सब स्ट्रैटेजीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.